अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, 10th क्लास कंप्यूटर साइंस की हमारी आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रोसेस स्केजुलिंग का टॉपिक। प्रोसेस स्केजुलिंग टेक्निक्स। एक्चुअली हम लोगों ने जो अपना मेजर टॉपिक स्टार्ट किया था वो था प्रोसेस मैनेजमेंट इन एन ऑपरेटिंग सिस्टम, और उसके अंदर हम लोगों ने प्रोसेस लाइफ साइकिल पढ़ लिया, फिर मल्टीटास्किंग एंड कंकरेंसी के बारे में पढ़ा। एंड लास्ट हेडिंग, जो थर्ड हेडिंग है आपकी इस टॉपिक की, वो है प्रोसेस स्केजुलिंग। प्रोसेस स्केजुलिंग के बारे में जानते हैं क्या होता है। हमने ये पढ़ा कि एक प्रोग्राम जो होता है, जो सिंपली जिसकी फाइल्स हार्ड डिस्क में स्टोर होती हैं, एक सिंपल स्टैटिक प्रोग्राम होता है। जब उसको हम रैम में लेकर आते हैं, जब सीपीयू उसके ऊपर एग्जीक्यूशन स्टार्ट करता है, तो वो प्रोग्राम का नाम चेंज होकर क्या बन जाता है, प्रोसेस। यानी कि जब कोई फाइल चलती है, एग्जीक्यूट करता है सीपीयू उसको, तो उसको हम प्रोसेस का नाम देते हैं। और कंप्यूटर क्योंकि बहुत सारे प्रोसेसेस के ऊपर एक ही वक्त में काम करता है, आपका जो सीपीयू है वो बहुत सारे काम मल्टीटास्किंग करता है ना, वो तो वो बहुत सारे प्रोसेसेस के ऊपर जब एक ही वक्त में काम करेगा, तो ऑब्वियसली फिर उसको बहुत सारे टास्क को एक ही वक्त में मैनेज करना है, जिसको हम लोग प्रोसेस स्केजुलिंग कहते हैं। यानी कि वो थोड़ी देर किसी एक काम को देगा, नेक्स्ट कुछ सेकंड्स जो है वो किसी दूसरे काम को देगा, एंड इसी तरह से वो क्या करता रहेगा, अपने मल्टीपल टास्क को थोड़ा थोड़ा टाइम देकर उनको किसी तरीके से मैनेज करने की कोशिश करता है, ताकि उसकी एफिशिएंसी बरकरार रहे, लोग जिस मकसद के लिए उसको इस्तेमाल करते हैं वो मकसद बना रहे, बरकरार रहे। अदरवाइज अगर वो किसी एक काम को पकड़ेगा और सारा टाइम उसी के ऊपर लगा देगा, और फिर बाकी के किसी के दूसरे काम की बारी आएगी, या किसी और इशू की वजह से वो पहले ही प्रोसेस के साथ इस तरह से बिजी रहा, या उसको मैनेज नहीं ठीक से कर पा रहा, तो बाकी किसी के ऊपर मूव नहीं कर रहा, जिसकी वजह से डेफिनेटली बहुत ज्यादा डिले आ जाएगा किसी भी जॉब के या किसी भी काम के कंप्लीट होने में। तो वहां पर डेफिनेटली कंप्यूटर की ये जो टर्म है एफिशिएंसी, ये टर्म बेसिकली ऑब्वियसली लैग कर जाएगी। तो इस प्रॉब्लम को रिजोल्व करने के लिए प्रोसेस स्केजुलिंग के अंदर बहुत सारी टेक्निक्स हैं। हमने तो बड़ी सिंपल सी पढ़नी है, लेकिन ये कि इसके अलावा भी बहुत सारे एल्गोरिथम्स हैं। पहले जानते हैं फिर से एक बार डेफिनेशन के साथ इसको पढ़ते हैं। आपकी बुक पे ये हूबहू नहीं लिखी हुई, लेकिन आप इस डेफिनेशन को यूज कर सकते हो। प्रोसेस स्केजुलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम। करना फिर भी ये सारा काम याद रखेगा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ऑपरेटिंग सिस्टम ही बेसिकली प्रोसेस स्केजुलिंग का काम करता है। तो प्रोसेस स्केजुलिंग इज द एक्टिविटी ऑफ द ऑपरेटिंग सिस्टम दैट डिसाइड्स व्हिच प्रोसेस इन द रेडी क्यू। रेडी क्यू, अगर आपको प्रोसेस लाइफ साइकिल याद है तो फिर आपको समझ आ चुकी होगी कि रेडी क्यू, जब एक न्यू स्टेट में कोई भी आपका काम, कोई भी टास्क, कोई भी प्रोसेस आता है, तो हम उसको क्या बोलते हैं कि ये रेडी में आ गया, रेडी क्यू। उसके बाद हम लोगों ने अगर मेजर सीक्वेंस, मेजर फ्लो पढ़े, तो उसके बाद हम लोग इसको लेकर जाएंगे किसके अंदर, रनिंग स्टेट के अंदर। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा तो हम इसको क्या कर देंगे, टर्मिनेट कर देंगे। ये बेसिकली सिंपल जो फ्लो है वो तो ये है ना। तो एक प्रोसेस को वो किस में लेकर आए जी, रेडी क्यू के अंदर। विच प्रोसेस इन द रेडी क्यू शुड बी एलोकेटेड द सीपीयू। जो सीपीयू को हम काम देंगे, एलोकेट करेंगे, एंड फॉर हाउ लॉन्ग। तो ये काम, ये सारी चीजें किसने जो है वो मैनेज करनी है, आपके ऑपरेटिंग सिस्टम ने, कि कौन सा प्रोसेस जो है वो मुझे रैम के अंदर लेकर जाना है, ताकि सीपीयू उसके ऊपर क्या करे, एग्जीक्यूशन परफॉर्म करे, एंड देन मैं उसको क्या करूंगा, टर्मिनेट करवा दूंगा। कितनी देर के लिए एक प्रोसेस ने कंप्यूटर के अंदर, सीपीयू के अंदर रहना है, सीपीयू कितनी देर तक के लिए वो एलोकेटेड जो भी उसको टास्क मिला उसके ऊपर काम करता रहेगा, ये सारी चीजें कौन मैनेज करवाता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। एंड दैट टर्म इज कॉल्ड एज प्रोसेस स्केजुलिंग। और प्रोसेस स्केजुलिंग के अंदर हमने उसकी कुछ टेक्निक्स पढ़नी है। एक बार फिर से कि ऑपरेटिंग सिस्टम, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली कंटेंट है कि ऑपरेटिंग सिस्टम मस्ट डिसाइड, उसने दो चीजें डिसाइड करनी है। विच प्रोसेस शुड रन फर्स्ट। अगर लेट्स से एक ही वक्त में मल्टीपल प्रोसेस, प्रोसेस नंबर 1, प्रोसेस नंबर 2 एंड प्रोसेस नंबर 3, तीन प्रोसेस आ गए, P1, P2, P3, तो इनमें से सबसे पहले कौन सा चलेगा, ठीक है जी। नंबर 2 पे उसने क्या डिसाइड करना है, हाउ लॉन्ग ईच प्रोसेस शुड रन, कितनी देर तक के लिए चलेगा। उसकी मर्जी है, ऑपरेटिंग सिस्टम चाहे तो इसको भी पहले से जो पहले इसके ऊपर काम करवा सकता है। बेशक पहले ये आया, लेकिन वो चाहे तो पहले इसको काम करवा सकता है, पहले इसके ऊपर काम करवा सकता है। वो स्ट्रेटेजीज, वो जो एल्गोरिथम्स या मेथड्स है हमारी बुक में सिर्फ फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व है। देखें जी, स्केजुलिंग जो है ना, बेसिकली ये जो स्केजुलिंग है ये करता कौन है, ये स्केजुलर्स करते हैं। एक चीज ये भी समझ लीजिए, स्केजुलर करते हैं, जो प्रोसेस स्केजुलर होते हैं उनमें एक आता है सबसे पहले हमारे पास लॉन्ग टर्म स्केजुलर, एक होता है उसमें शॉर्ट टर्म स्केजुलर, और एक होता है मिड टर्म स्केजुलर। ये तीन स्केजुलर जो है ना ये काम करते हैं। इनमें से जो सबसे पहले लॉन्ग टर्म स्केजुलर है, इसका काम होता है कि अगर लेट्स से वो देखे ना कि सीपीयू ऑलरेडी बहुत सारी जॉब्स के साथ बिजी है, तो वो एक काम को, एक टास्क को, एक प्रोसेस को रैम के अंदर ही नहीं आने देता। यानी कि वो उसको न्यू स्टेट के बाहर ही, यहाँ पे लेट्स से एक बंदा आया हुआ है, पहले ही सीपीयू आपका रनिंग स्टेट में बहुत ज्यादा बिजी है, तो वो उसको रैम में भी नहीं आने देगा। ये लॉन्ग टर्म स्केजुलर का काम होता है, क्योंकि ये स्केजुलिंग जो है ना सारी ऑपरेटिंग सिस्टम के, ये तीन मैनेजर्स हैं जिन्होंने काम कंप्लीट करना होता है, ये सारा जॉब कंप्लीट
कंप्लीट करनी होती है। फिर आता है शॉर्ट टर्म स्केजुलर। इसका काम ये होता है कि ये क्या करता है कि जी रनिंग स्टेट में यानी कि न्यू स्टेट में तो आने देता है, यानी कि रैम में तो कोई प्रोसेस आ जाएगा, लेकिन सीपीयू को भी पहुंचाना या नहीं पहुंचाना इसका डिसीजन कौन लेता है? आपका शॉर्ट टर्म स्केजुलर। तो वो देख लेता है कि सीपीयू ऑलरेडी बिजी है, बहुत ज्यादा जो है वो एक जो आप कह सकते हैं कि जी सेंसिटिव टास्क परफॉर्म हो रहा है, इसमें अभी मुदाखलत नहीं करनी, तो शॉर्ट टर्म स्केजुलर क्या करता है? उस जॉब को अभी पीछे ही रोक कर रखता है, उस बंदे को पीछे रोक के रखता है कि नहीं जी अभी आपने आगे नहीं जाना, ठीक है हम आपको क्यू तक ले आए हैं, आपको रैम में ले आए हैं, इससे आगे हम आपको भी जाने नहीं देंगे। यानी कि वो बंदा यहां से यहां पर तो आ गया, यानी कि इस स्टेट में तो आ गया, लेकिन इससे आगे अभी उसको नहीं जाने दिया जा रहा। कौन नहीं जाने दे रहा? शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो होता है। एंड द लास्ट वन इज मिड टर्म स्केजुलर। इसका काम ये होता है कि लेट्स से एक जॉब यहां पर आ गई है, सीपीयू उसके ऊपर टास्क परफॉर्म कर रहा है, लेकिन सीपीयू बहुत ज्यादा बर्डनाइज्ड है, बहुत ज्यादा काम कर रहा है ऑलरेडी, तो वो कुछ चीजों को स्वैप करवाता है। स्वैप से मुराद ये है कि लेट्स से एक प्रोसेस यहाँ पे है और एक प्रोसेस यहाँ पे है, इसके ऊपर काम हो रहा है, लेकिन वो इसको भी थोड़ा सा काम जो है वो टास्क परफॉर्म करवाना चाह रहा है इसका भी। तो यहाँ पे लेट्स से अगर हमारे पास मल्टीपल प्रोसेस है ना, तो वो यहाँ से किसी एक को बाहर निकाल देगा, इसको आप नंबर 4 का नाम दे दें, यहाँ से किसी एक को बाहर ले जाएगा और उसकी जगह पर इसको लेगा, यानी कि 3 आपका स्वैप करके यहाँ और 4 स्वैप करके यहाँ। थोड़ी देर इसको भी सीपीयू टाइम देगा एंड देन दोबारा से वो अपनी मर्जी से जो उसका एल्गोरिदम है उसके अकॉर्डिंगली वो स्वैप करवाता रहता है, किसी चीज को सीपीयू से काम करवा देता है, किसी जॉब को बाहर ले जाता है, किसी प्रोसेस का काम करवा दिया, किसी को बाहर ले गया एंड सो ऑन। इस तरीके से ये 3 स्केड्यूलर इसको मैनेज करते हैं। हमारे पास स्केड्यूलिंग के ना कुछ मेथड्स होते हैं। सबसे पहला जो मेथड है हमारे पास वो है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, यानी कि जो प्रोसेस पहले आएगा उसको पहले परफॉर्म किया जाएगा, यानी कि सीपीयू उसको पहले टाइम देगा, उसकी एग्जीक्यूशन परफॉर्म करेगा, उसको पूरा जो भी उसका काम है वो कंप्लीट करने के बाद, टर्मिनेट करने के बाद देन ही अगला प्रोसेस आएगा। नंबर 2 पे आता है हमारे पास, और भी है इसके अलावा भी है, लेकिन चले मैंने आपको यहाँ पे सिर्फ 3 लिख के दिए हैं। शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट, यानी कि जो प्रोसेस सबसे छोटा है ना, क्योंकि उसने सबसे पहले कंप्लीट होना है, तो इसलिए उसको जो है ना वो सबसे पहले लेकर आओ और उसको पहले कंप्लीट कर दो। लेट्स से यहाँ पे हमारे पास एक न्यूमेरिकल एग्जांपल अभी इसको समझते हैं। P1 P2 P3 है, एक अराइवल टाइम एक 0 सेकंड, यानी कि जहां से टाइम स्टार्ट हो रहा है वहां पर आया, एक उसके 1 सेकंड के बाद आया। ये जब आएगा तो वहां से 0 सेकंड का काउंटर स्टार्ट होगा। 1 सेकंड बाद P2 आया और 2 सेकंड के बाद एक P3, यानी कि हमारे पास एक थर्ड प्रोसेस आया। इसको कितना टाइम चाहिए हर एक को जरा देखिए, टाइम नीडेड। पहले वाले को कितना टाइम चाहिए? 5 सेकंड। दूसरे को प्रोसेसिंग टाइम कितना चाहिए? 3 सेकंड सीपीयू का। और P3 को कितना टाइम चाहिए? 2 सेकंड। तो शॉर्टेस्ट जो फर्स्ट वाला जो एल्गोरिदम होगा वो इसको पहले प्रोसेस करवा देगा, क्योंकि उसको पता है कि छोटा काम है, इसको क्या इतनी देर तक क्यू में लगा के रखना है, लाइन में लगा के रखना है, इसको पहले निपटाओ, उसको पहले बाहर भेज देगा। इस तरह से शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट काम करता है। एंड राउंड रॉबिन, ये बहुत ही जबरदस्त प्रिमिटिव टेक्निक है, बहुत ही आउटस्टैंडिंग टेक्निक है, इंसाफ पर मुबनी। वो कहता है पहले आना पहले जाना जो है वो मैटर नहीं करता, मैं हर एक को ना एक इक्वल टाइम स्लाइस देता हूं, 2 सेकंड इसको, 2 सेकंड उसको, 2 सेकंड उसको। अगर लेट से वो 2-2 सेकंड सबको देता है, जब 2 सेकंड इसको देगा तो इसका तो पहले ही राउंड में काम कंप्लीट, नेक्स्ट 2 राउंड में फिर इनको 2-2 सेकंड देके मे बी ये तीसरे राउंड में कंप्लीट होगा, ये दूसरे राउंड में कंप्लीट हो जाएगा। यानी कि राउंड रॉबिन एक ऐसी टेक्निक है कि वो ये नहीं देखेगा कि कौन सा जो है वो लेंथी प्रोसेस है, जिसको टाइम ज्यादा चाहिए, किसको टाइम कम चाहिए, नहीं, वो एक इक्वल टाइम स्लाइस सबको प्रोवाइड करता है, उसके अंदर वो आस्ते आस्ते अपना काम कंप्लीट करके निकल जाते हैं। लेकिन खैर फिलहाल हमारा जो टॉपिक है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। द सीपीयू प्रोसेसेस टास्क्स इन द एग्जैक्ट ऑर्डर दे अराइव। जिस ऑर्डर में आते हैं उसी ऑर्डर में सीपीयू उनको क्या करेगा? टाइम देगा। ये कौन करवाएगा? ऑपरेटिंग सिस्टम करवाएगा। The first process to arrive is completed first. जो पहले आएगा वो पहले कंप्लीट होगा, and the next process starts only after the previous one finishes. और जैसे ही हमारे पास and the next process starts, तब स्टार्ट होगा जैसे ही only after the previous one finishes, जब पिछला काम कंप्लीट हो जाएगा। प्रीवियस प्रोसेस आपका कंप्लीट हुआ तब ही नेक्स्ट ने आना, यानी कि P1 का जब काम कंप्लीट होगा देन P2 की बारी आएगी। आप लोगों ने क्या करना है, जैसे आपकी बुक में दिया हुआ है, पहले तो एक सिंपल स्टेटमेंट की एग्जांपल है कि क्यू एट अ शॉप कॉर्नर। आप सिंपल एग्जांपल दे सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चन में कि जैसे एक दुकान के बाहर एक क्यू लगी होती है ना, एक लाइन लगी होती है, कार लगी होती है, सबसे पहला बंदा पहले सर्विस लेगा, फिर दूसरे बंदे को सर्व किया जाएगा, फिर तीसरे बंदे को सर्व किया जाएगा। बैंक के बाहर लगी होती है लाइन, या अगर आप बैंक वो इसके अलावा कहीं पे फी चालान पे कर रहे हो, फी पे कर रहे हो, लेट्स से आप अपने स्कूल के या कॉलेज या यूनिवर्सिटी के अकाउंट ऑफिस में हो, तो कहीं पे भी जहां पर क्यू का कॉन्सेप्ट है कि कतार, पहले आओ पहले पाओ, फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व। ठीक है जी, तो आप इसकी सिंपल एग्जांपल दे सकते हो। अब चलते हैं इस न्यूमेरिकल एग्जांपल के ऊपर। देखिए जी, हमारे पास 3 प्रोसेस हैं, P1 P2 P3। आप कुछ भी सपोज कर लेंगे, ये प्रिंटिंग की कोई जॉब है, ये कोई वेब ब्राउजर है, और ये कोई आप लेट्स से कुछ कह लेंगे ये आपने कैलकुलेटर ऑन किया। भाई 3 प्रोसेस आपके पास, मैंने आपको पहले बता दिया, अराइवल टाइम 0,
इसका 1 और इसका 2, ठीक है जी। टाइम नीडेड 5 सेकंड, 3 सेकंड और इसको 2 सेकंड चाहिए। अब आपने एग्जीक्यूशन टाइमलाइन के मुताबिक इसको अंडरस्टैंड करना है, आपकी बुक के अकॉर्डिंगली। मैंने आपको बताया कि वहां पे प्रॉपर स्टेप बाय स्टेप जैसे गाइड किया हुआ वो भी करें। लॉन्ग क्वेश्चन अगर आता है तो अटेम्प्ट करते वक्त, लेकिन यहाँ पर जस्ट आप एक एग्जीक्यूशन टाइमलाइन से समझ सकते हो। देखें जी, सबसे पहले 0 पे एंट्री मारी किसने? P1 ने। अब जो एंटर हो गया है वो क्यू में आ गया। क्यू में सबसे पहले कौन आ गया? P1, उसके बाद P2, उसके बाद P3, ये 0 सेकंड पे, ये उसके 1 सेकंड बाद, और ये इन दोनों के 1 सेकंड बाद, यानी कि टोटल 2 सेकंड के बाद ये आ गया। ठीक है जी, पहले अब इसी की प्रोसेसिंग होगी। इसका टोटल टाइम कितना चाहिए उसको? 5 सेकंड। 5 सेकंड, 0 से लेकर 5 सेकंड तक ये अपना काम करवाएगा। तब तक ये भी वेट करेगा, ये भी वेट करेगा। अब देखें, जब 5 सेकंड कंप्लीट हुए तो आपके P2 का काम स्टार्ट हुआ, और उसको कितना टाइम चाहिए? 3 सेकंड। अब ये उनका जो अराइवल टाइम है वो छोड़ दे, 3 सेकंड चाहिए। ठीक है जी, 5 से ऑनवर्ड 3 सेकंड, यानी कि टोटल 8 सेकंड्स हो गए। टाइम टोटल घड़ी पे 8 सेकंड हो गए। ठीक है जी, एंड देन इसको कितना टाइम चाहिए? इसको 2 सेकंड चाहिए इसको। ठीक है जी, तो 8 से ऑनवर्ड, यानी कि 5 से 8, 3 सेकंड तक का टाइम इसने लिया। टोटल टाइम कितना हो गया? 5 सेकंड और 3 सेकंड कितना हो गया? 5 + 3 इज इक्वल टू 8 सेकंड्स तक P2 का भी काम कंप्लीट हो गया। 5 सेकंड बाद P1 का हो गया था, और नेक्स्ट 3 सेकंड वो किसको देगा? आपके P2 को। एंड नेक्स्ट फिर आता है P3, 8 से 10, यानी कि टोटल 2 सेकंड्स फिर उसने लिए, और 10 सेकंड टोटल CPU ने दिए इन तीनों प्रोसेसर्स को। 5 सेकंड इसको, 3 इसको, 2 इसको। आप देख लें कि P3 ने कितना वेट किया, ये 2 सेकंड बाद आ चुका हुआ था। 8 सेकंड उसको, 2 सेकंड का काम था, 8 सेकंड उसको वेट करना पड़ा। अगर 3 सेकंड की बात करें, आपको इस तरह से घुमा फिरा के वो क्वेश्चन पूछ सकता है कि जी बताएं P2 ने कितना वेट किया, P3 ने कितना वेट किया। प्रॉपर आपको फिगर, वो नंबर बताना कि कितनी देर वेट किया। P2 की बात करें तो P2 ने 5 सेकंड तक टाइम, क्योंकि 0 से स्टार्ट हुआ था इसलिए यहाँ पे कोई नंबर तो है नहीं, तो आप पूरे 5 ही गिने, तो 5 सेकंड तक आपके P1 को वेट करना पड़ा। ठीक है जी, हाँ 1 सेकंड के बाद वो आया था, तो चले आप ये कर सकते हैं कि आप वो 1 सेकंड छोड़ दें, तो 4 सेकंड उसने कंफर्म वेट किया। ठीक है, वो अराइवल टाइम अगर उसका 1 से स्टार्ट करे तो, क्योंकि 1 2 3 4 5 करेंगे तो वो जो 1 सेकंड पे अराइवल है, चल अगर आप वो शामिल नहीं करते, अगर एक्सक्लूड करते हो तो ठीक है जी, इस तरह से उसने वेट किया अपना काम कंप्लीट करवाने के लिए। एग्जीक्यूशन टाइमलाइन पे आप तीनों प्रोसेस लिखें, P1 लिखें, P2, P3, जितने भी प्रोसेस है लिखें। क्या करना है? कॉलन लगाकर आपने उनका टाइम लिखना है, जितना टाइम उनको अराइवल से लेकर जितना टाइम उनको चाहिए, यानी कि नीडेड टाइम तक, 0 से लेकर 5 सेकंड तक। ठीक है जी, पहले वाले का। अब नेक्स्ट, अब हमारा अराइवल जो है चेंज हो जाएगा। अब हम यहां से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि 5 सेकंड, अब असल में समझ लीजिए कि वो अराइवल P2 का 5 सेकंड हुआ है, क्योंकि 5 सेकंड तो उसने वेट किया है। कौन सा? उसका आते ही काम शुरू हो गया था, इसलिए क्यू में P2 का काम कब शुरू हुआ जी? 5 सेकंड से। 5 सेकंड से लेकर 8 सेकंड तक, 3 सेकंड इसने अपना काम करवाया। एंड देन आप आगे P3 पे, 8 सेकंड से टाइम इसका स्टार्ट हुआ और 10 सेकंड तक गया, यानी कि 2 सेकंड इसने ले लिए। 0 से लेकर 5 सेकंड घड़ी पे, 5 से लेकर 8 सेकंड, 8 से लेकर 2 सेकंड। ये किसका है? P1 का। ये 3 सेकंड किसके हैं? P2 के। ये कितने सेकंड है जी? 2 सेकंड किसके हैं? P3 के। इस तरीके से आपके प्रोसेस कंप्लीट करता है। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, बाकी के जो बाद में आएंगे वो वेट करते रहेंगे। एक छोटा सा प्रोसेस ये था जिसके सिर्फ 2 सेकंड थे, लेकिन उसको वेट करना पड़ा। इसको हम बोलते हैं, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टर्म है, इसको नोट करें, कॉन्वे इफेक्ट। ये कॉन्वे इफेक्ट क्या है कि जब आपकी शॉर्टेस्ट जॉब है लेकिन उसको किसी ऐसे प्रोसेस के पीछे क्यू में लगा दिया गया है कि जिसका काम ज्यादा है, बेशक इसका काम कम है लेकिन क्योंकि लेट आया है इसलिए इसको वेट करना पड़ गया। अगर कभी बड़े टास्क, बड़े प्रोसेस के पीछे क्यू में लगना पड़े एक छोटे टास्क को, छोटे प्रोसेस को, उस प्रोसेस को हम बोलते हैं कॉन्वे इफेक्ट। और ये एक ड्रॉबैक का पॉइंट है। इसके एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस जरा आप समझें। एडवांटेज क्या है इसके अंदर? देखें जी, एडवांटेजेस ये है कि ये बहुत ही इजी टू अंडरस्टैंड था। ऐसे ही है ना, कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं था। इसी तरह से इजी टू इंप्लीमेंट भी है, यानी कि सीपीयू के लिए भी इस तरह से काम, चीजों को चलाना, और ऑपरेटिंग सिस्टम के लिए ये सारा काम मैनेज करना ये बड़ा आसान है। आप बड़ी आसानी से इसको अंडरस्टैंड कर सकते हो, बड़ी आसानी से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, बड़ा सादा सा इसका स्ट्रक्चर है। लेकिन अगर हम इसके ड्रॉबैक्स की बात करें तो पहले तो हमने कॉन्वे इफेक्ट देखा कि एक छोटी जॉब को बहुत देर तक वेट करना पड़ता है, और इसी वजह से कंप्यूटर की एफिशिएंसी जो है वो लैग करती है, क्योंकि एक छोटा सा टास्क लेकिन उसको वेट करना पड़ा 8 सेकंड के लिए। ये बेसिकली एक प्रॉब्लम है, ये एक ड्रॉबैक का पॉइंट है। आपने शॉर्ट क्वेश्चन और लॉन्ग क्वेश्चन जो है यहाँ से अगर मैं मार्क करवाऊं तो ये शॉर्ट क्वेश्चन हो गया, कॉन्वे इफेक्ट अलग से शॉर्ट क्वेश्चन हो गया। आपको एक न्यूमेरिकल एग्जांपल दे सकता है शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे, ये अलग से हो गया। और पूरा जो क्वेश्चन है फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व, ऑब्वियसली एक इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है। अगर वो आपको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व देता है तो आपने जस्ट उसकी डेफिनेशन लिखनी है, साथ में एक स्टेटमेंट की सूरत में, न्यूमेरिकल नहीं, स्टेटमेंट की सूरत में आप एग्जाम्पल दे दें, ठीक है जी, और साथ में आप ये वाली एग्जाम्पल स्टेटमेंट लिख दें, काफी है।
अदरवाइज स्केजुलिंग मेथड्स के नाम पूछ सकता है, 3 के नाम लाजमी तौर पे याद रखें, फर्स्ट कम फर्स्ट ऑफ, तो प्रॉपर आपको डेफिनेशन भी आनी चाहिए। ओवरऑल एक लॉन्ग क्वेश्चन कंसीडर होगा, एक इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन होगा चैप्टर नंबर 1 से, आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, अपने नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखें। थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़।